गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पिटेटिव में इतिहास सब्जेक्ट शुरू किए थे और उसका हम लोगों ने पहला क्लास में जाना था इतिहास क्या है, संवत क्या है। तो हमने बताया था इतिहास में मुख्य रूप से हम लोग परिवर्तन या निरंतर को पढ़ते हैं कि उसमें क्या सामाजिक परिवर्तन आया है, क्या धार्मिक परिवर्तन आया है, क्या राजनीतिक परिवर्तन आया है और क्या आर्थिक परिवर्तन आया है। इन चारों का या तो परिवर्तन हुआ होगा या तो निरंतर वही चीज चला आ रहा होगा। जैसे हम पहले क्या खाते थे, पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, बीच के काल में कैसे रहते थे, उसी के बारे में इतिहास में मुख्य रूप से पढ़ना है। तो हम लोग संबंध पढ़ रहे थे। आइए थोड़ा सा रिवीजन 2 मिनट करते हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया था कि संवत का मतलब साल या वर्ष होता है और हमने बताया था कि अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो क्या कभी ना कभी तो वो जीरो होगा, तभी तो अभी 2024 आया है। यानी जीरो जब माना गया है तो ईसा मसीह के जन्म को बताए थे कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्या माना गया है, जीरो माना गया है और यहीं से ईसवी की शुरुआत होती है। इससे पहले भी ईसवी चल रहा था। अगर हम इससे 57 साल पहले जाते हैं तो बताए थे कि विक्रम संवत का स्टार्ट हुआ था राजा विक्रम के द्वारा और यह संवत शकों को हराने के बाद चलाया था। ये कौन संवत था? विक्रम संवत। हमने बताया था कि ईसवी के 78 साल बाद कनिष्क ने शक संवत चलाया था। क्यों चलाया था? जब राजा बना था कनिष्क तो इसने शक संवत चलाया था। इसके बाद हमने बताया था कि 319 ईस्वी में, इधर जाएंगे तो एडी लिखेंगे या इसी को ईस्वी लिखते हैं, इससे पहले जाते हैं तो जीरो से पहले जाएंगे तो इसको बीसी लिखते हैं और इसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। तो 319 में गुप्त संवत चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा और इसके बाद हमने बताया था कि 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब के द्वारा हिजरी संवत चलाया गया था। एक शानदार क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतराल है। देखिए यहां से यहां जाएंगे तो 57 साल हो गया, तो 57 वर्ष, और फिर यहां से यहां जाएंगे तो 78 वर्ष। अंतर यही ना हुआ, यहां से लेकर यहां तक को अंतर कहते हैं। तो दोनों के बीच अंतर कितना है? तो 8 7 15, 7 5 12 और 1 13। यानी विक्रम संवत और शक संवत के बीच 135 वर्षों का अंतर है। ध्यान रखिएगा। कैसे निकालेंगे? किसी के बीच भी अंतर पूछ देगा। अगर यहां से यहां पूछेगा तो देखिए दोनों एक ही तरफ है, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि ये 0 से 319 है और ये 0 से 78 है। 319 में से 78 को घटा देंगे तो शक संवत और गुप्त संवत का अंतर निकल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जान रहे हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास को मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित किया गया है। भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला को कहते हैं प्राचीन भारत, दूसरा को कहते हैं मध्यकालीन भारत और तीसरा को कहते हैं आधुनिक भारत। मुख्यतः हम लोग को 3 ही पढ़ना है। पहला को कहते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, दूसरा को कहते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा को कहते हैं आधुनिक भारत। यानी पूरे इतिहास में हम लोग भारत का जितना भी इतिहास इसी में खत्म कर देंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत।
ये है हमारा इतिहास। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है प्राचीन भारत। तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं, इसमें पढ़ना क्या है, और उसके बाद सीधे हम लोग टॉपिक पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग कॉपी में नोट्स करते जाइएगा, इससे आपका इतिहास बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब हम कुछ बड़े चीजों की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे रोज करेंगे, और धीरे धीरे करते करते हमारे पास सभी कुछ का अनुभव, सभी कुछ का जानकारी हो जाएगा। तो फिर आराम से एग्जाम देंगे तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, केवल क्या करेंगे, सेट बनाएंगे, रटेंगे, तो उससे इतिहास ठीक नहीं होगा। इतिहास को आपको एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से इसका सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। जब आप एक रटिएगा फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, उसको रटिएगा फिर अगला में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो कितना याद कीजिएगा। इसीलिए पढ़ना क्या है, अगर एक बार उसको हम पूरे को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। बिल्कुल हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है ज्यादा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, पहले। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत में हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या, तो एक का नाम है पाषाण काल। हम शुरू से बात कर रहे हैं। पाषाण काल के बाद दूसरा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। इसके बाद पढ़ना है हड़प्पा। इसके बाद पढ़ना है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। इसके बाद पढ़ना है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को, वैदिक काल भी दोनों को एक साथ बोल सकते हैं, उत्तर वैदिक काल। इसके बाद जो हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है, इसका नाम है महाजनपद। महाजनपद। इसके बाद जो अगला टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य, मौर्योत्तर। नीचे आसान है, मौर्य, मौर्योत्तर। मौर्य और मौर्य के बाद गुप्त और गुप्तोत्तर। इतना टॉपिक हमको प्राचीन भारत में पढ़ना है। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ताम्र का मतलब होता है तांबा, और उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, उत्तर वैदिक के बारे में, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। इतना नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के नोट करते चलिएगा। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज पाषाण काल। अब यहां से सिलेबस देख लिए, पढ़ना क्या है। अब सुनिएगा, सुनने पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। हम लोग को पहला नंबर पढ़ना है पाषाण काल। आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया। उससे पहले मनुष्य ने पत्थर का भी उपयोग नहीं करते थे। वो जानवरों का शिकार करते थे और कच्चा ही मांस का सेवन करते थे। वो पहले के जो मनुष्य थे, आदिम शुरू के मनुष्य, आद्य मनुष्य, वो पशुओं का शिकार करते थे तो कच्चा ही मांस का सेवन करते थे। या तो वो जंगलों से फल फ्रूट्स खाते थे, या तो फिर क्या करते थे, पशु का शिकार करते थे तो कच्चा ही खा जाते थे।
लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मनुष्य ने आग जलाना सीखा। और जब मनुष्य ने पत्थर से आग जलाना सीखा, उसी काल को कहते हैं ताम्र पाषाण काल। यानी मनुष्य ने सबसे पहले किसका उपयोग किया? पत्थर का। मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया। मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया। तो जब मनुष्य पत्थर का उपयोग करने लगा, तब इस काल को कहें पाषाण काल। और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी 3 भागों में, एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, एक को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और एक को कहते हैं नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल भी 3 भागों में बटा है। पूरा पाषाण काल पहले का, दूसरा नंबर आता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा नंबर पढ़ना है नव्य पाषाण काल। तो मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया और मनुष्य ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। यानी मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में ही आग जलाना सीख चुके थे। पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग जलाना सीख गए थे। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशु पालन प्रारंभ किया। तो आपसे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? पशुपालन स्टार्ट हुआ मध्य पाषाण काल में। तो पूछेगा क्या क्वेश्चन कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया? तो हम लोग सब जानते हैं मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। पशुपालन के स्टार्ट किस काल से हुआ है? मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल में मनुष्य कृषि करना शुरू कर दिया। बताइए इस टाइम लोहा है कि नहीं है? तो लोहा नहीं है, वैसे हल्का फुल्का कृषि हो रहा है। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का खोज किया। इस समय मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था। इस समय मनुष्य को चित्रकला यानी कलाकृति करना आ चुका था। तब पूरा पाषाण काल से 3 चीज इंपॉर्टेंट पूछेगा। सबसे पहला मनुष्य ने आग जलाना सीखा था। तो पाषाण काल तो ठीक है, लेकिन इसमें भी डिवाइड कर देगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कि नव पाषाण काल। तो मनुष्य ने आग जलाना सीखा था पूरा पाषाण काल में। इस समय मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। और मनुष्य चित्रकला यानी कलाकृति करना भी किस काल में सीखा था? पूरा पाषाण काल में। हम लोग देखेंगे भीमबेटका की गुफा में सबसे पहले चित्रकला का साक्ष्य मिला है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन प्रारंभ किया। और सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। और नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? कृषि करना प्रारंभ हो गया। अब मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। ये क्या होता है? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक। पहले मनुष्य शिकार करके खाद्य को जमा करके रखता था, और जमा करने को संग्रह कहते हैं। तो पहले मनुष्य संग्राहक था, लेकिन जब वो खेती करने लगा तो वो संग्रह करना छोड़ दिया, उत्पादन करने लगा। तो मनुष्य अब जब उत्पादन कर रहा है तो जीवन स्थायी होगा कि अस्थायी होगा? तो यहां से मनुष्य का जीवन स्थायी प्रारंभ हो गया। इसी काल में चाक उसी को बोलते हैं जिससे कुम्हार मिट्टी का बर्तन घुमा के बनाता है। चाक का खोज इसी काल में हुआ। पहिया का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ। मृद भांड, जब चाक है तो उससे मिट्टी का बर्तन बनेगा, और मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते हैं। तो नव पाषाण काल में मृद भांड का खोज हुआ। तो नव पाषाण काल में मनुष्य स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। अभी गांव के रूप में नहीं है,
केवल स्थायी है। अगला जब हम लोग ताम्र पाषाण में पहुंचेंगे तो वहां से ग्रामीण संस्कृति का उदय हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या जाना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल से बताइए क्या क्या जाने। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का खोज हुआ। आग का खोज हुआ। मनुष्य ने पहली बार आग जलाना प्रारंभ किया था किस पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में। मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। इस समय छोटे छोटे नहीं, बड़ा बड़ा पत्थर उठा के जानवर को मार देना है शिकार करने के लिए। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किस काल में? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किस काल में होता था? तो पूरा पाषाण काल में। चित्रकला की शुरुआत, यानी दीवार पर पेंटिंग बनाने का। तो चित्रकला में पेंटिंग नहीं, वही कुछ उठाया और उसी से निशान लगा दिए, उसी को हम लोग चित्रकला की शुरुआत भी किस काल में हुआ? तो इससे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। मनुष्य इस समय बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। क्यों करता था? शिकार करने के लिए। चित्रकला की शुरुआत हुई। अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ। बताइए, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले मनुष्य द्वारा किसको पालतू बनाया गया? कुत्ता को। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता को पालतू बनाया। पालतू बनाया। ये मनुष्य के द्वारा पहली बार कुत्ता को पालतू बनाया गया। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। नव पाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुआ। नव पाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुआ। चाक का खोज हुआ। मनुष्य ने स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया। अगर हम बात करते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो बताइए नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ? सबसे पहले कृषि की शुरुआत। पूछेगा कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नव पाषाण काल में कृषि का शुरुआत हुआ। अगर हम बात करते हैं पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिया बनाए गए थे पत्थर के, लकड़ी के, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों का। बताइए, नव पाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ, तो पहिया किस चीज के बने होंगे? पत्थर के बने होंगे या लकड़ी के बने होंगे? तो पत्थर का नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि पत्थर का पहिया बनाना आसान नहीं है। लकड़ी को काट दिया, वही पहिया गोल बन गया। किसी भी पेड़ के लकड़ी को काट दीजिएगा तो पूछता है क्वेश्चन कि नव पाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ था, पहिया बने थे, तो पत्थर का नहीं, लकड़ी का पहिया बना था। मनुष्य ने स्थायी जीवन प्रारंभ किया। स्थायी जीवन, जब कृषि हो रहा है तो स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया। कहां से? नव पाषाण काल से। अगर हम और बात करें तो नव पाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ। चाक समझते हैं ना, जिसपे मिट्टी का बर्तन बनता है। जब चाक है तो मृद भांड भी बनेगा, और मनुष्य ने मृद भांड भी यहीं से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मृद भांड का प्रयोग किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। तो पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया, इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर के उपयोग के कारण ही इस काल को कहते हैं पाषाण काल। पूरा पाषाण क्या है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है? एक का नाम है पूरा पाषाण काल, एक का नाम है मध्य पाषाण काल, और एक का नाम है नव पाषाण काल। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ताम्र पाषाण काल, और उसके बाद स्टार्ट होगा हड़प्पा सभ्यता।
तो कल ही हम लोग अगले क्लास में ही स्टार्ट कर देंगे हड़प्पा सभ्यता। ताम्रपाषाण का एक छोटा सा टॉपिक है और हम लोग उसके बाद डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों के पास भी इसे भेजेंगे। इससे बहुत ही आपको आने वाले समय में बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।